हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर 6th सेमेस्टर के एक विषय मैन्यूर्स फर्टिलाइजर एंड सॉइल फर्टिलिटी AG 603 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 लॉन्ग क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। और यदि आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका PDF ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जैविक खाद क्या है? जैविक खाद का महत्व बताइए। ठीक है, पूछा है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर क्या है या ऑर्गेनिक मैन्यूर क्या है। सॉरी, फर्टिलाइजर नहीं, मैन्यूर। ऑर्गेनिक मैन्यूर क्या है या ऑर्गेनिक खाद क्या है? जैविक खाद का महत्व बताइए। तो चलिए देखते हैं जैविक खाद का क्या होता है, जैविक खाद का क्या महत्व है। तो पहले समझिएगा जैविक खाद क्या होता है। तो जैविक खाद वह खाद होता है ना, जो कि प्राकृतिक रूप से में प्राप्त होता है। ठीक है, जिसमें किसी केमिकल का यूज नहीं किया था, जिसको बनाने के लिए वह प्राकृतिक रूप से प्राप्त किया था। जैसे कोई पशु का अवशेष हो गया, ठीक है, गोबर हो गया, वर्मी कंपोस्ट हो गया, ये सब क्या है, सब जैविक खाद। जैविक खाद वह खाद होती है जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होती है। इसमें केमिकल का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया जाता। इससे पर्यावरण को कोई हानि नहीं होती है। यह सस्ता भी होता है और लंबे समय तक जो हमारी मिट्टी होती है उसको मतलब पोषक तत्व प्रदान करता है और वाटर की होल्डिंग जो कैपेसिटी होती है उसको बढ़ाता है। तो वह जैविक खाद होता है। ठीक है, जैविक खाद क्या होता है? जैविक खाद प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थों से मिलकर बनना हुआ एक खाद होता है, जिसका इस्तेमाल मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए किया था। ठीक है, जैविक खाद प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थों से मिलकर बना हुआ एक खाद होता है, जिसका इस्तेमाल मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए किया जाता है। यह पदार्थ विभिन्न पौधों और जानवरों के अवशेषों से भी बनते हैं। यह जो पदार्थ होते हैं ये विभिन्न पौधे के और जानवरों के अवशेषों से भी बनते हैं और मिट्टी में मिलने के बाद धीरे धीरे पोषक तत्वों को छोड़ते हैं। ठीक है, इसको जब मिट्टी मिला देते हैं उसके बाद धीरे धीरे पोषक तत्वों को छोड़ते हैं। ऐसा नहीं कि रासायनिक उर्वरक की तरह डालने के बाद तुरंत ही फायदा कर दे लेकिन बाद में उससे मृदा को नुकसान हो, या ऐसा होता है कि धीरे धीरे फायदा करेगा लेकिन इससे मिट्टी को कोई नुकसान नहीं होगा, मिट्टी को और फायदा ही होगा। ठीक है, तो वह होता है जैविक खाद। जैविक खाद क्या होता है? तो जैविक खाद प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थों से मिलकर बना हुआ एक पदार्थ होता है, मिलकर बना हुआ खाद होता है, जिसका इस्तेमाल मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए किया जाता है। यह पदार्थ विभिन्न पौधों और जानवरों के अवशेषों से बनते हैं और मिट्टी में मिलाने के बाद धीरे धीरे पोषक तत्वों को छोड़ते हैं, जैसे गोबर की खाद हो गया, ठीक है, वर्मिंग कंपोस्ट हो गया, कंपोस्ट हो गया। इसका महत्व देख लेते हैं। तो जैविक खाद का महत्व, जैविक खाद के इस्तेमाल के कई फायदे होते हैं। चलिए इनको देख लेते हैं। जिसमें पहला, मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाना। मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाना, तो जैविक खाद मिट्टी में धीरे धीरे पोषक तत्व छोड़ते हैं, जिससे जमीन उपजाऊ बनती है और फसल की पैदावार अच्छी होती है। ठीक है, धीरे धीरे जब पोषक तत्व को छोड़ता है उससे क्या होता है, फसल की पैदावार अच्छी होती है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। आगे है इम्प्रूव सॉयल, मिट्टी की संरचना में सुधार। तो जैविक खाद मिट्टी के कणों को आपस में जोड़ने का काम करती है। जो जैविक खाद होता है, ठीक है, यह क्या करता है, यह मिट्टी के जो कण होते हैं उनको आपस में जोड़ने का काम करता है, जिससे ज़मीन का जल वाहन जो ड्रेनेज होता है वो बेहतर होता है और जड़ों को हवा मिलने में भी मदद मिलती है। आगे है जल संरक्षण। तो जैविक खाद मिट्टी में नमी को बनाए रखने में मदद करता है, जिससे सिंचाई की जरूरत कम होती है। वाटर की जो होल्डिंग कैपेसिटी होता है ना, वो अभी बढ़ा देता है जैविक खाद। ठीक है, आगे है जल संरक्षण, तो मैंने बता दिया। आगे है हेल्दी प्लांट ग्रोथ, पौधे का स्वस्थ विकास। तो जैविक खाद में मौजूद सूक्ष्म जीव पौधों को बीमारियों से लड़ने की ताकत देते हैं और उनके जड़ को मजबूत बनाते हैं। ठीक है, आगे है पर्यावरण के लिए अनुकूलन। तो जैविक खाद बनाने में रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल नहीं होता है, यह पर्यावरण के लिए भी अनुकूल होता है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, कार्बनिक और उर्वरकों में क्या अंतर है, या रासायनिक उर्वरकों भी बोल सकते हैं। तो कार्बनिक और रासायनिक उर्वरकों में क्या अंतर है? तो कार्बनिक खाद और रासायनिक उर्वरक दोनों ही कृषि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, दोनों को ही कृषि में यूज किया जाता है। लेकिन जो कार्बनिक खाद होता है इससे कोई नुकसान नहीं होता मृदा को, और जो रासायनिक खाद होता है इससे नुकसान होता है। जो कार्बनिक खाद होता है इससे धीरे धीरे ऊर्जा धीरे धीरे पोषक तत्व मिलते हैं, लेकिन जो रासायनिक उर्वरक होता है इससे तुरंत उसका फायदा होने लगता है पौधे को। चलिए देखते हैं। पहला है उत्पत्ति। तो कार्बनिक खाद प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थों जैसे कि जानवरों के गोबर, पौधे के अवशेष और रसोई के कचरे से बनता है। और रासायनिक उर्वरक जो होता है कारखानों में रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, पहला अंतर तो यह हो गया। अंतर देखिए मैं बता रहा हूँ, अंतर इस प्रकार से मैं बता रहा हूँ ताकि समझ में आए। तो अंतर पहला हो गया कि कार्बनिक खाद जो होता है प्राकृतिक रूप से पाए जाने पदार्थों से बनता है, जैसे कि गोबर के खाद, पौधे के अवशेष और रसोई के कचरे से। और जो रासायनिक उर्वरक होता है वो कारखानों में रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होता है। दूसरा अंतर, पोषक तत्व। तो कार्बनिक खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम सहित आवश्यक पोषक तत्वों का एक संतुलित मिश्रण प्रदान करते हैं, लेकिन इनमें पोषक तत्वों की मात्रा रासायनिक उर्वरकों की तुलना में कम होती है। ठीक है, मतलब यह है कि जितना
जो कार्बनिक खाद होता है या जो जैविक खाद होता है, ये जो खाद होता है ना, इनमें जो पोषक तत्व पाए जाते हैं एनपीके के अलावा और भी जो जरूरी पोषक तत्व हैं वह सब संतुलित मात्रा में पाए जाते हैं, मतलब एक साथ मिलकर पाए जाते हैं संतुलित मिश्रण में। लेकिन बात क्या है कि इनके अंदर जो पोषक तत्व होती हैं वह रासायनिक उर्वरकों की तुलना में कम होते हैं। ठीक है, तो रासायनिक उर्वरक में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम पोषक तत्वों पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं और इनमें सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी हो सकती है। इससे क्या हो सकता है, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करने से सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी भी हो सकती है। तो यह वाला अंतर भी समझ से चलिएगा। अगला है प्रभाव। तो कार्बनिक खाद जो होता है इसका प्रभाव मिट्टी की उर्वरता और स्वास्थ्य में सुधार करता है, मिट्टी के कटाव को रोकता है और जल संरक्षण को मदद करता है। और जो रासायनिक उर्वरक होता है यह क्या करता है, यह अल्पकालिक फसल उत्पादन को बढ़ा सकता है लेकिन वह मिट्टी की उर्वरता को कम कर सकता है। ठीक है, मतलब जिस वर्ष डालेंगे उस वर्ष तो मिट्टी के इस वर्ष तो फसल को बढ़ा सकता है लेकिन जो मिट्टी की उर्वरता है उसको कम कर सकता है, जल प्रदूषण का कारण बन सकता है और मानव स्वास्थ्य को नुकसान भी पहुंचा सकता है। आगे देखते हैं लागत। तो कार्बनिक खाद अपेक्षाकृत बहुत ही कम खर्चीले होते हैं क्योंकि इन्हें घर पर भी बनाया जा सकता है और रासायनिक उर्वरक महंगे होते हैं और किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण खर्च भी होते हैं, इसको भी खर्च में जोड़ लिया जाता है। अगला दीर्घकालिक प्रभाव। तो कार्बनिक खाद मिट्टी की उर्वरता और स्वास्थ्य में दीर्घकालिक सुधार करते हैं जिससे टिकाऊ कृषि को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, जो कार्बनिक खाद होते हैं यह मिट्टी की उर्वरता और स्वास्थ्य में दीर्घकालिक सुधार करते हैं, मतलब लंबे समय तक सुधार करते हैं। ऐसा नहीं कि रासायनिक खादों की तरह जिस बार फसल को बुआई की उस साल डालेंगे तो उसी साल पैदा करे। जो कार्बनिक खाद होता है ना धीरे धीरे पोषक तत्वों को देता है लेकिन लंबे समय तक देता रहता है, लंबे समय तक यह क्या करता है, टिकाऊ बनाए रखता है। ठीक है, तो मिट्टी की उर्वरता और स्वास्थ्य में एक दीर्घकालिक सुधार करता है जिससे टिकाऊ कृषि को बढ़ावा मिलता है। आगे रासायनिक उर्वरक तो मिट्टी की उर्वरता को कम करता है और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है जिससे दीर्घकालिक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करने से मिट्टी की उर्वरता कम होती है, पर्यावरण को भी नुकसान होता है और दीर्घकालिक नकारात्मक परिणाम हो सकता है, मतलब लंबे समय तक मृदा जो प्रदूषित हो सकती है। आगे अगला क्वेश्चन है, पौधों में आयरन और सल्फर की कमी के लक्षणों को बताइए। ठीक है, पौधों में आयरन और सल्फर की कमी के लक्षणों को बताइए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आयरन की कमी। तो पौधों में जब आयरन की कमी हो जाता है तो क्या लक्षण देते हैं, और जब पौधों में सल्फर की कमी होता है तो क्या लक्षण देते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए मैं आप लोग को बता दूं, अब जब मैंने यहाँ पे आयरन सल्फर को बता दिया है तो और भी जो आवश्यक पोषक तत्व हैं उनके बारे में आप लोगों को पढ़ना जरूरी है कि किस पोषक तत्व की कमी होने से क्या क्या उस पर लक्षण आ रहा है, क्या क्या रोग आ रहा है, ये सब जानना जरूरी है। ठीक है, अब मैं सभी के बारे में नहीं बताऊँगा, एक मैं बताऊँगा तो मतलब उसका मुझे हिंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन है, पौधों में आयरन और सल्फर की कमी के लक्षणों का वर्णन कीजिए। और एक बात मैं बार बार बोलता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आ करे ना, आंसर से पहले आप क्वेश्चन को समझा करिए। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो पौधे होते हैं उनमें यदि आयरन और सल्फर की कमी हो जाएगी तो हम उसको कैसे पहचानेंगे, क्या लक्षण देंगे वो। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आयरन की कमी के लक्षण। तो पत्तियों पर पीलापन, जब किसी पौधे में आयरन की कमी हो जाएगी तो उसके पत्ती पर पीलापन आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले नई पत्तियों के बीच की सिराओं के बीच पीलापन दिखाई देता है। धीरे धीरे यह जो पीलापन होता है पूरी पत्ती पर फैल जाता है और पत्तियां हल्के हरे या सफ़ेद रंग की हो जाती हैं। दूसरा है पत्तियों का गिरना। गंभीर कमी होने पर पीली पत्तियां सूखकर गिरने लगती हैं। ठीक है, पहले क्या होता है, पत्ती पीली पड़ती है, फिर क्या होता है, पत्ती गिरने लगती है। उसके बाद कमज़ोर वृद्धि, तो पौधे की वृद्धि धीमी हो जाती है और तने कमज़ोर हो सकते हैं। आगे कम फूल और फल। तो आयरन की कमी से फूलों और फलों की संख्या और गुणवत्ता पर भी प्रभाव पड़ता है, मतलब उनमें भी कमी आता है। आगे देखेंगे सल्फर की कमी। तो सल्फर की कमी से भी पत्ती पीली होती है। ठीक है, सल्फर की कमी से भी पत्ती पीली होती है। तो नई पत्तियों में पीलापन सबसे पहले दिखाई देता है जो बाद में पुरानी पत्तियों में भी फैल जाता है। पीलापन जो होता है पत्तियों के किनारों से शुरू होता है और धीरे धीरे पूरे पत्ते पर ढक लेता है। जो आयरन था उसमें बीज से शुरू होता था। ठीक है, आगे पत्तियों का लाल होना। तो कुछ मामलों में पत्तियों पर लाल रंग के धब्बे और धारियाँ दिखाई देते हैं। अगला छोटी और कुरकुरी पत्तियाँ। तो पत्तियाँ छोटी और कुरकुरी हो सकती हैं और किनारे मुड़ सकती हैं, मतलब क्या होता है कि कड़ा हो सकती हैं। आगे कमज़ोर वृद्धि। तो पौधे की वृद्धि धीमी हो जाती है और तने कमज़ोर हो जाते हैं। लगभग दोनों में कुछ कुछ मिल रहा है। ठीक है, आगे कम फूल और फल। तो दोनों में यदि किसी भी पौधे में किसी भी आवश्यक पोषक तत्व की कमी हो जाएगी तो उसमें विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाएंगे, उसके फल फूल जो भी उसका उत्पादन उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो यह था आप लोगों का तीसरा क्वेश्चन। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आईएनएम के बारे में बताइए। आईएनएम क्या है, इसके अवयवों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो आईएनएम का पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। ठीक है, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। क्या नाम है, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, जिसको बोलते हैं एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन। एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन। तो क्या होता है एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन, तो यह एक ऐसी रणनीति होती है जो मिट्टी की उर्वरता और पौधों की पोषण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न स्रोतों से पोषक तत्वों का उपयोग करती है। ठीक है, एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन एक ऐसी कृषि रणनीति होती है
जो कि मिट्टी की उर्वरता और पौधों की पोषण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न स्रोतों से पोषक तत्वों का उपयोग करती है। इसका उद्देश्य होता है टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना, किसानों की आय में वृद्धि करना और पर्यावरण को बचाना। ठीक है, तो यह तो था आईएनएम है क्या। ठीक है, आईएनएम क्या है, तो यह एक क्या रणनीति है जिसमें क्या कहता है मिट्टी की उर्वरता और पौधे की पोषण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के स्रोतों से पोषक तत्वों का उपयोग करवाया जाता है, जिससे इसका उद्देश्य होता है टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना, किसानों की आय में वृद्धि करना और पर्यावरण को बचाना। आगे आईएनएम के मुख्य अवयव। तो पहला मिट्टी परीक्षण अवयव पूछा है, तो पहला मिट्टी परीक्षण। तो आईएनएम का पहला चरण मिट्टी का परीक्षण करना है। मिट्टी परीक्षण में मिट्टी में उपलब्ध पोषक तत्वों की मात्रा का पता चलता है, जिससे किसान यह जान सकता है कि उन्हें कितने और किस प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्वेश्चन है आईएनएम क्या, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। तो क्या करेंगे, सबसे पहले मिट्टी का परीक्षण करेंगे। परीक्षण करने के बाद पता चलेगा किस पोषक तत्वों की कितनी कमी है, उतनी मात्रा में किसान पोषक तत्वों को ला सकता है। उसके बाद जैविक खादों का प्रयोग। आईएनएम में जैविक खादों जैसे गोबर खाद, कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट का उपयोग की प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, जो इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट होता है, इसमें जो जैविक खाद होते हैं उनको बढ़ावा दिया जाता है, उनको प्राथमिकता दी जाती है। जैविक खाद मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, मिट्टी के सूक्ष्म जीवों को बढ़ाते हैं और मिट्टी की जल धारण क्षमता में सुधार करते हैं। अगला, रासायनिक उर्वरकों का विवेकपूर्ण उपयोग। तो जब जैविक खादें पर्याप्त पोषक तत्व प्रदान करने में असमर्थ हो जाए, ठीक है, सबसे पहले तो जैविक खाद का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन जब जैविक खाद से वह पूर्ण न हो पाए तो रासायनिक उर्वरकों का विवेकपूर्ण तरीके से मतलब अच्छी तरीके से उपयोग किया जाता है संतुलित मात्रा में। रासायनिक उर्वरकों का उपयोग केवल मिट्टी परीक्षण के आधार पर और अनुशंसित मात्रा में किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी डाल दे, कितनी मात्रा में डाल दे। ठीक है, आगे सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रबंधन। केवल नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में सूक्ष्म पोषक तत्वों जैसे कि जिंक, बोरान और मालिब्डेनम का भी प्रबंध किया जाता है। ठीक है, जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जिंक, बोरान, मालिब्डेनम, इनका भी प्रबंधन किया जाता है। सूक्ष्म पोषक तत्व पौधे के विकास और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होती हैं। जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं ना, यह पौधे के विकास और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होते हैं। आगे फसल चक्रण और मिश्रित खेती। तो इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में फसल चक्रण और मिश्रित खेती का उपयोग मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने और कीटों और रोगों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। फसल चक्रण में विभिन्न प्रकार की फसलों को एक ही खेत में उगाया जाता है, जिससे मिट्टी की विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व मिलते हैं। मिश्रित खेती में एक ही खेत में एक साथ दो या दो से अधिक फसलों को बोना या उगाया जाना कहलाता है। ठीक है, आगे जल प्रबंधन। तो आईएनएम मतलब इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में जल प्रबंधन भी महत्वपूर्ण होता है। सिंचाई के लिए पानी का कुशलता से उपयोग किया जाना चाहिए और जल निकासी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। आगे जैविक नियंत्रण। तो इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में कीटों और रोगों को नियंत्रित करने के लिए जैविक नियंत्रण विधियों का उपयोग किया जाना चाहिए। जैविक नियंत्रण में प्राकृतिक शिकारियों और परजीवियों का उपयोग कीटों की आबादी को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। आगे किसान शिक्षा और जागरूकता। तो इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट को सफल बनाने के लिए किसानों को शिक्षित करना और जागरूक करना महत्वपूर्ण है। किसानों को इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के सिद्धांतों और लाभों के बारे में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, बताना चाहिए, ताकि वे इसे अपनी खेती में प्रभावी ढंग से अपना सके। ठीक है, इसका लाभ देखेंगे तो टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देता है। ठीक है, और किसानों की आय में वृद्धि करता है, खाद्य सुरक्षा को मजबूत करता है। तो यह इसका लाभ था। आगे देखेंगे अगला और लास्ट क्वेश्चन, फसलों उत्पादन और मृदा स्वास्थ्य में कार्बनिक खादों की क्या भूमिका है। ठीक है, फसल के उत्पादन में मृदा स्वास्थ्य में कार्बनिक खाद जो होते हैं उसकी क्या भूमिका है। तो कार्बनिक खाद प्राकृतिक रूप से प्राप्त पदार्थों से बनती हैं, जैसे कोई जानवरों का गोबर, पौधे का अवशेष और रसोई के कचरे से। ये खाद्य मिट्टी की गुणवत्ता और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जिससे फसलों की गुणवत्ता और पैदावार में भी वृद्धि होती है। आगे देखते हैं इसकी भूमिका, फसल उत्पादन में कार्बनिक खादों की भूमिका। सबसे पहले देखेंगे फसल उत्पादन में। तो पोषक तत्वों की आपूर्ति। फसल उत्पादन में जो कार्बनिक खाद होते हैं पोषक तत्वों की आपूर्ति करते हैं। मतलब कार्बनिक खाद मिट्टी को नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और अन्य आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। ये पोषक तत्व पौधों की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होते हैं। अगला मिट्टी की संरचना। तो कार्बनिक खाद मिट्टी के कणों को आपस में जोड़ने में मदद करती है, जिससे मिट्टी में की संरचना में सुधार होता है। इससे मिट्टी की जो जल धारण क्षमता होती है वो बढ़ती है और मिट्टी का क्षरण कम होता है। आगे है जैविक गतिविधि में वृद्धि। तो कार्बनिक खादें मिट्टी में सूक्ष्मजीवों की संख्या और गतिविधियों को बढ़ाती हैं। ये सूक्ष्मजीवों मिट्टी में पोषक तत्वों को विघटित करने और उपलब्ध कराने में मदद करते हैं। अगला रोग और कीटों से बचाव। तो कार्बनिक खाद मिट्टी को रोगाणुओं और कीटाणुओं से बचाने में मदद करती है। आगे पानी गुणवत्ता। तो कार्बनिक खादें मिट्टी से रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के रिसाव को कम करने में मदद करती हैं, जिससे पानी की गुणवत्ता में सुधार होता है। अब देखेंगे हम लोगों ने अभी तक कहाँ पर देखा, अब हम लोगों ने देखा फसल उत्पादन है। अब देखेंगे मृदा स्वास्थ्य में कार्बनिक खादों की क्या भूमिका है। तो कार्बनिक पदार्थों की मात्रा में वृद्धि।
तो मृदा स्वास्थ्य में कार्बनिक खादों की भूमिका देखेंगे तो मृदा कार्बनिक पदार्थों की मात्रा में वृद्धि, तो कार्बनिक खादें मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा को बढ़ाती हैं, जो कि मिट्टी की उर्वरता और स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण होता है। अगला मिट्टी की जैविक गतिविधि में वृद्धि, तो कार्बनिक खाद मिट्टी में सूक्ष्मजीवों की संख्या और गतिविधि को बढ़ाती है, जो मिट्टी को स्वस्थ रखने में मदद करता है। अगला है मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि, तो कार्बनिक खाद मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि करती है, जल धारण क्षमता को बढ़ाती है, जिससे मिट्टी में नमी बनी रहती है और सिंचाई की आवश्यकता कम होती है। अगला मिट्टी की क्षरण को कम करना, तो कार्बनिक खाद मिट्टी के कणों को आपस में जोड़ने में मदद करती है, जिससे मिट्टी का क्षरण कम होता है। आगे है मिट्टी की उर्वरता सुधार, तो कार्बनिक खादें मिट्टी को धीरे धीरे पोषक तत्व प्रदान करती हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता में सुधार होता है। ठीक है, तो यह था आप लोगों का 5 लाख क्वेश्चन जो कि मैंने बताया, और उम्मीद करते हैं 5 क्वेश्चन आपको समझ में भी आया होगा, बहुत ही आसान शब्दों में, बहुत ही छोटे छोटे शब्दों में, और बहुत ही आसानी से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों का शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।